नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। प्रदेश की सभी सियासी पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुट गई हैं। 2024 में होने वाले लोकसभा और 2024 में ही होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी पार्टियों ने अपने अपने किले दुरुस्त करने शुरू कर दिए हैं। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई प्री बजट मीटिंग की। इस दौरान सीएम ने सांसदों और विधायकों के साथ भी बैठक की और चुनावी तैयारियों को लेकर भी चर्चा की। वहीं 10 और 11 फरवरी को भिवानी में बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई है, जिसमें 2024 के लिए चुनावी रणनीति और सरकार की योजनाओं पर चर्चा हुई। वहीं फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर नगर निगम चुनाव को लेकर भी रणनीति बनी। वहीं कांग्रेस पार्टी में भी बैठकों और रैलियों का दौर जारी है। पिछले दिनों नगर निगम चुनाव को लेकर पार्टी नेताओं की गुरुग्राम में बैठक हुई थी। वहीं 12 फरवरी को गुरुग्राम में ही इंटक के प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भान ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 14 फरवरी को चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है, जिसमें कांग्रेस पार्टी सरकार को सदन में घेरने की रणनीति बनाएगी। वहीं रणदीप सिंह सुरजेवाला ने नारनौंद में किसान रैली को संबोधित किया है। वहीं 24 फरवरी से इनेलो की परिवर्तन पदयात्रा शुरू हो रही है। पदयात्रा पुनाना हलके के सिंगार गांव से शुरू होगी। पहले चरण में यह पदयात्रा 1100 किलोमीटर चलेगी। इस दौरान इनेलो नेता अभय चौटाला जनता के बीच जाकर बीजेपी के 8 साल और कांग्रेस के 10 सालों के कार्यकाल की चर्चा करेंगे। अभय चौटाला ने कहा कि पदयात्रा के चलते उनकी पार्टी नगर निगम और नगर परिषद के चुनाव नहीं लड़ेगी और जो अच्छे उम्मीदवार हैं उन्हें समर्थन करेगी। तो खास खबर में आज इन्हीं मुद्दों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, जिसमें सत्यव्रत शास्त्री हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, वेद प्रकाश विद्रोही हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, और ओंकार सिंह हैं, प्रवक्ता इनेलो से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है खास खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा सत्यव्रत शास्त्री जी आपसे ही, चूंकि आप सत्ता पक्ष में हैं और सरकार भी इस समय आपकी है और तैयारियां भी पूरी तरीके से जोरों शोरों से चल रही है। सीएम साहब बजट पेश करने से पहले लगातार प्री बजट मीटिंग कर रहे हैं और उसमें भी चुनाव को लेकर चुनाव को भी ध्यान में रखा जा रहा है। देखिए दुर्गेश जी, बजट के ऊपर बजट पूर्व चर्चाएं नया दौर नहीं है। ये हमारी ही पार्टी के द्वारा की गई एक प्रक्रिया नहीं, ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बार जब बजट की चर्चा हो रही है उसमें चुनाव की भी चर्चा हो रही है, इसलिए मैंने कहा। इसलिए हो रही है कि चुनाव नजदीक है जी, और चुनाव नजदीक है तो सब लोगों की दृष्टि इसलिए होती है कि चुनाव के नाते क्या होगा, कैसा होगा। लेकिन वो मैंने पहले भी कहा, फिर दोहरा रहा हूं, केंद्रीय बजट की छाया होगी। गरीब कल्याण, किसान और युवाओं को ध्यान में रखते हुए बजट के प्रति सरकार की अपेक्षाएं, जनता की अपेक्षाएं उसे मिलती रहेंगी। अभी 2 दिन पूर्व ही हरियाणा भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की कार्य समिति का समापन भिवानी में हुआ है जी, और जिस उत्साह और लगन और एक हिम्मत और जिस प्रकार संगठन का विस्तार तंत्र वहां देखने को मिला और जो किया जा रहा है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश जी धनखड़ और सरकार की ओर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के द्वारा किए गए सरकारी नीतियों के आधार पर संगठन और सरकार दोनों का सामंजस्य से बेहतरीन परिणाम के लिए भारतीय जनता पार्टी से जनता जैसी अपेक्षा रखती है वो आगे जनता को दिखाई दे रहा है। गरीब कल्याण के लिए समर्पित ये केंद्र की मोदी जी सरकार और हरियाणा में मनोहर लाल जी की सरकार ने अपने नए कीर्तिमान, सही वो ये तो ठीक है, आप सभी बातें जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन आपके विरोधी भी पूरी तरीके से एक्टिव हैं। कल हुड्डा साहब बैठक करेंगे चंडीगढ़ में सदन में घेरने के लिए सरकार को। इसके बाद कल ही इंटक की बैठक हुई है, बीते कल रणदीप सुरजेवाला की नारनौंद में रैली हुई है। अभय चौटाला भी मैदान में उतरने वाले हैं 24 फरवरी से, जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को घेरेंगे। देखिए दुर्गेश जी, विपक्षी पार्टियों का नया एजेंडा, नई योजना, नया मंत्र कहीं नहीं मिलेगा। आपको प्रतिक्रिया स्वरूप कार्यक्रम और प्रतिक्रिया स्वरूप बयान दिखाई देंगे। नया करने की क्षमता रचना इसलिए नहीं है कि उनके पास नवीनता के लिए कोई जगह नहीं है।
वो पुराने चेहरे, वही पुराने ढर्रे, वही पुराने नेता और जनता जिनका साथ छोड़ चुकी, ऐसे लोग जब भारतीय जनता पार्टी कोई कार्यक्रम करती है तो उसके प्रतिक्रिया स्वरूप उस काम वो शुरू करते हैं। और प्रतिक्रिया स्वरूप करने वाला काम जनता के गले नहीं उतरता है, क्योंकि वो तो केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए करते हैं। ठीक है, आता हूं फिर से आपके पास आता हूं। पार्टी नई नीति और नई कवच के साथ हमेशा तैयार रहती है और 2024 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार देश के अंदर गैर कांग्रेसी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये देश और दुनिया के लिए एक नया चमत्कार है जो देश को दुनिया के सिरमौर बनाने के लिए ठीक है। शास्त्री जी, आता हूं आपके पास, आता हूं, फिर से आता हूं। वेद प्रकाश विद्रोही जी, इंटक की मीटिंग हुई, उसके पहले क्या कहते हैं, आपका हुड्डा साहब लगातार मीटिंग्स कर ही रहे हैं, कल भी मीटिंग है और रणदीप सुरजेवाला जी अलग रैली कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान नहीं खड़े करते? इंटक की मीटिंग में क्यों नहीं गए रणदीप सुरजेवाला? दुर्गेश जी, आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। लगभग 2 महीने बाद आपके चैनल से जुड़ने का मौका मिला है। भाई क्रांतिकारी ओंकार सिंह जी को नमस्कार और महर्षि दयानंद के अनुयायी भाई सतवीर शास्त्री को महर्षि दयानंद की 200 जयंती पर शुभकामनाएं, बधाई हो। अभी हमारे साथी शास्त्री जी कह रहे थे कि भाई विपक्ष के पास तो कोई चेहरे ही नहीं है, वही पुराने चेहरे हैं और नए चेहरे हमारे पास हैं। अरे आपके पास तो चेहरे ही नहीं, आप तो उधार के चेहरे लिए रहते हो। जो कांग्रेस से नाराज हो जाए और दूसरे दल से नाराज हो जाए, आप उसको अपने अंदर मिला लेते हो। हरियाणा में तो आपके 60% जो आज नेता हैं वो सारे कांग्रेसी हैं। इसका मतलब ना आपकी कोई नीति है, ना आपका पास कार्यक्रम है, ना कोई आप चेहरे हैं। अब मैं आपकी बात पर आता हूं दुर्गेश जी। आपने कहा कि भाई इंटक वाली में क्यों नहीं गए? भाई अलग अलग नेता पूरे प्रदेश में अलग अलग कार्यक्रम करते रहते हैं। इंटक का गुड़गांव में कार्यक्रम था, किसानों का कार्यक्रम नारनौद में था, शैलजा जी अंबाला के अंदर कार्यक्रम कर रही थी। तो ये तो पार्टी अलग अलग ढंग से कार्यक्रम करती रहती है। जो पार्टी का सामूहिक कार्यक्रम राज्य स्तरीय होता है उसी में नेता जुटते हैं। नहीं, मैंने इसीलिए पूछा कि चूंकि ये अभी नेता अपने ढंग से कार्यक्रम करते हैं। अब ये का ये जो कार्यक्रम था वो भी प्रदेश स्तरीय था। मैं कहूं कि राव इंद्रजीत सिंह भाजपा की कार्यकारिणी में क्यों ना गए? अरे ये बेकार की बातें हैं, उनके पास टाइम नहीं होगा इसलिए नहीं गए होंगे। तो हर दल अपनी तैयारी कर रहा है, हम मजबूती के साथ अपनी तैयारी कर रहे हैं और भाजपा वाले तो इतने बेचैन हैं कि इनके पास हमारी आलोचना का कोई कार्यक्रम है ही नहीं। अभी मैं कल हमारे गृह मंत्री का बयान सुन रहा था, बोला राहुल गांधी कब आए कब गए कुत्ता भी नहीं भौंका। भाई कोई कुत्ता भौंका या ना भौंका ये तो हमको पता नहीं, पर विज साहब आप रोज भौंक रहे हो। राहुल गांधी को गालियां देने के लिए रोज भाजपा के नेता भौंक रहे हैं। अगर फर्क नहीं पड़ रहा तो क्यों भौंक रहे हो? क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? और आपने रैली कर देख ली, पानीपत की हमारी रैली भी सारे हरियाणा ने देखी और आपकी शाह की रैली भी सोनीपत गोहाना की देख ली कि किस तरह ये लोग मुंह छिपाकर भागे थे। इनका समय खत्म हो चुका है और ये कह रहे इतिहास बनाएंगे। ये भी मुझे आश्चर्य होता। संयोग से कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था नेहरू जी का कि किस तरह कनेडी जो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति होते थे, वो जहाज जब वो अमेरिका में गए तो स्वागत करने के लिए हवाई अड्डे पर ही नहीं गए, जहाज में गए, उनको लेकर आए और सार्वजनिक रूप से कहा द ग्रेट लीडर ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा स्वागत तो दुनिया में मोदी जी का आज तक कहीं नहीं हुआ। और फिर भी कहते हो हम बड़े विश्व नेता हैं। ये जो अहंकार है। नहीं सर, ये तो इस देश के लिए गर्व की बात है। ये इस देश के लिए गर्व की बात है कि इस देश का प्रधानमंत्री चाहे किसी भी पार्टी से संबंधित हो, अगर कहीं वो जाए और उसकी आवागमन अच्छे से, तो गर्व की बात है। सुनिए, गर्व की बात जब होती है जब हर देश का वासी, हर देश का प्रधानमंत्री अपने पूर्ववर्ती को भी सम्मान दे और खुद का भी सम्मान करवाए। पर इनके पास तो ये तो 2014 से पहले भारत को मानते ही नहीं।
ठीक है, ठीक है, आता हूँ वेद प्रकाश विद्रोही जी, आता हूँ। ओंकार सिंह जी को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं, ओंकार सिंह जी को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं, आता हूँ आपके पास फिर से। उतना ही वाजपेयी जी का करते हैं, क्योंकि वाजपेयी जी भी हमारे राष्ट्रीय नेता थे, हमारे प्रधानमंत्री थे। तो ये सोच का फर्क है, मैं बात सोच की कर रहा हूँ। ठीक है, और भाजपा विद्रोही साहब आता हूँ आपके पास। ये करेगा हम ही लड़ रहे हैं। फिर से आता हूँ आपके पास, फिर से आता हूँ। ओंकार सिंह जी, दोनों लोगों की बातें आपने सुन ली और आपकी पार्टी भी पूरे जोशो खरोश से निकलने वाली है और अभय सिंह चौटाला बिल्कुल एक ये तैयारी में है कि वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को नहीं बख्शने वाले हैं। दुर्गेश जी, परिवर्तन पद यात्रा आपके द्वार ये 24 फरवरी से शुरू हो रही है जी। इसमें प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक गांव, प्रत्येक घर में हम जाने की कोशिश करेंगे। देखिए, लोकतंत्र का यही एक खूबसूरती पहलू है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी, प्रत्येक पार्टी अपनी नीतियां जनता तक पहुंचाने के लिए अपनी अलग नीति अपनाता है। हमने ये नीति अपनाई, हमारी ये यात्रा तकरीबन 7 महीने चलेगी और 25 सितंबर को कुरुक्षेत्र में समाप्त होगी और वहीं पे चौधरी ताऊ देवीलाल जी का जन्म दिवस भी हम मनाएंगे। मैं बताना चाहता हूँ, आज बीजेपी के जो प्रवक्ता साथी हैं, मेरे भाई हैं, छोटे हैं बड़े मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि दोनों की दाढ़ी सफेद हो चुकी है, लेकिन आपने रामायण देखी होगी दुर्गेश जी, उसमें ना एक पात्र है जिसका नाम है रावण, जो बार बार कहता है हम लंकेश है, हम लंकेश है। वो ऐसे कहता है जैसे जनता भूल गई हो कि ये लंकेश है। भाई हमें मालूम है आप लंकेश ही हो, आप ही के अंदर घुसिया आत्मा वो जो ये कहते हैं हमारे पास ही क्षमता है, दूसरे पे क्षमता नहीं है। आप दूसरों को कम करके आंको, यही आपके लिए अच्छा है। 2024 में जनता दिखा देगी कौन कितने पानी में है। और आज जनता की क्या स्थिति है, गृह मंत्री दरबार लगाते हैं, दरबार का मतलब समझते हैं दुर्गेश जी आप, राजा महाराजा का दरबार। लोकतंत्र में दरबार की कोई वैल्यू नहीं है, लोकतंत्र में सरकार आपके द्वार जाती है। ये दरबार लगाते हैं और सुनिए, एक एक दिन में 8-8 हजार लोगों की समस्याएं सुनते हैं, रात के 2-2 बजे तक बैठते हैं बेचारे। इतना सब कुछ करने के बाद जो केंद्र सरकार की रिपोर्ट आती है, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, और वो प्रधानमंत्री की कमेटी है, आर्थिक एनालिसिस कमेटी, उसने ये डाटा दिया कि हरियाणा को 36वां स्थान मिला। 36 ही है टोटल, 37 नहीं है, 36वां स्थान मिला और उसको नंबर मिले 33.04। मतलब हमारे प्रदेश में व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, सबसे असुरक्षित है। 33.04 नंबर मिले हैं और करते क्या है, एक दिन में 7,000 समस्याएं, 8,000 समस्याएं। दुर्गेश जी, 8,000 व्यक्ति सुनने के लिए ना व्यक्ति को अवतार लेना पड़ेगा। 1 मिनट अगर एक समस्या पे लगाओ, सिर्फ एक, तो 5 दिन और 13 घंटे बनते हैं, कैलकुलेट कर लेना। लेकिन ये तो परमात्मा के अवतार है, ये सारे के सारे तो रामायण के पात्र है, क्योंकि रामायण के पात्र क्या कहते हैं, हम लंकेश है। वही भावना इनमें जुड़ चुकी है। बजट के ऊपर 2 बातें जरूर कहना चाहूंगा। नवा बजट है इनका, जैसे इन्होंने 8 पेश किए वैसे इन्होंने 9वां पेश करना है। और इस बजट से एक खास बात है, जो जनता जब भी 2014 से पहले बजट आता था, सरकार चाहे बीजेपी की थी, चाहे कांग्रेस की, चाहे गठबंधन की, लेकिन जनता को उसमें एक उत्सुकता रहती थी, याद रहता था यार बजट आना, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। अब जनता डरती है बजट से, मिलने की कोई चाह नहीं है। जनता सोचती है अब ये खींचेंगे, अब कुछ और टैक्स लगाएंगे, अब गैस सिलेंडर 50 रुपए बढ़ा, अब तेल का दाम 10 रुपए बढ़ा। ये जनता की भावना बन चुकी है। और इनके राज में, एक बात, इनके राज में कोई भी वर्ग, मेरे भाई सिर्फ एक वर्ग बता दीजिए, किसान पिछले 3.5 साल से सड़कों पे, मजदूर, विद्यार्थी, युवा, जितने पेपर हुए सारे लीक। ऐसी कौन सी गुट्टी दिला दी आपने, 1 करोड़ रुपए सचिवालय से मिल रहे हैं। ये सारी की सारी व्यवस्था, ये कोशिश करेंगे 2024 में भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जैसे पुलवामा हो गया था, ये कोशिश करेंगे। लेकिन जनता इस बार ये सब कुछ सोच के बैठी है, जनता भी देख रही है कि ये कुछ ना कुछ 2024 से पहले। आता हूं आपके पास, फिर से आता हूं। शत्रुघ्न शास्त्री साहब, आपने दोनों लोगों की बातें सुन ली, क्या रिएक्शन है?
देखिए दुर्गेश जी, एक वो होता है कि सावन के अंधे को हरा हरा दिखे और एक पतझड़ के अंधे को कहीं कुछ दिखाई नहीं देता। इन दो में मुझे लगता है कि दोनों भाइयों पर कुछ न कुछ सीएसटी बैठता है। और जब हम चर्चा करते हैं हरियाणा के वर्तमान परिवेश की, आजकल शादी ब्याह है, शायद मुझे लगता है कि ओमकार सिंह जी को कहीं नौते नहीं मिल रहे होंगे, गए नहीं होंगे, देखे नहीं होंगे। जब शादी ब्याह में जाते हैं तो आदमी की स्थिति दिखती है, वो पहन क्या रहा है, वो खा क्या रहा है, वो सोच क्या रहा है, वो फीलिंग क्या कर रहा है। हरियाणा की जनता के अंदर आज जो आमूल चूल परिवर्तन उसके दैनंदिन जीवन में बढ़ा है, खुशहाली बढ़ी है। आज जब बैठकर लगन टीके में जो चर्चा करते हैं कि क्या थे हम और कहाँ पहुंच गए, क्या क्या स्थिति थी, आप कैसे महसूस करने लगे हैं, वहां से जनता के और समाज के जीवन में परिवर्तन की लहर दिखाई देती है। अब भाई साहब को शायद समय ना होगा या लोगों को उनकी नजर से दूर चले गए होंगे, इसलिए वो सब चीज दिखाई नहीं देती। अब मैं देश के हरियाणा के अंदर जो व्यवस्था परिवर्तन का दौर हमने शुरू किया, वो 0 से लेकर 80 साल 90 साल तक के व्यक्ति की हमने कैटेगराइज करके उसकी एक व्यवस्था खड़ी किया। सरकार की नजर में गांव जो माननीय मुख्यमंत्री ने एक नारा दिया था, हरियाणा एक हरियाणवी एक, वो ऐसे नहीं होता। बाप जब सोता है तो अपने बेटों को, परिवार का मुखिया अपनी सब वस्तुओं को देखकर शांत मन से सोता है। यदि कुछ गड़बड़ होती तो चिंता होती तो नींद नहीं आती। उसी प्रकार से हरियाणा का मुख्यमंत्री अपने तमाम डिपार्टमेंटों के आधार पर 0 से लेके और मृत्यु पर्यंत तक के व्यक्तियों की एक रचना खड़ी कर दी। किन लोगों की देखभाल कौन करेगा और किस स्थिति में है। आज वहीं से टेक्नोलॉजी का कमाल कहिए या उसका सदुपयोग कहिए, आज एक व्यक्ति चंडीगढ़ में बैठा एक क्लिक से हरियाणा के किसी वर्ग के, किसी गांव के, किसी व्यक्ति की क्या स्थिति है वो देखकर जानकारी मिल जाती है। और मैं कहता हूं गरीब कल्याण की सोच भी नहीं सकते मेरे दोनों साथियों की पार्टियां। 1100 करोड़ रुपया, तो कैसे सुनिए, 1100 करोड़ रुपया पर साल हमने वो सब गरीब किसान के बीमा में और उसके किसान की फसल की खरीदने के लिए हमने किसान के खाते में डाला है। इतना बड़ा 1100 का जो है वो कांग्रेस के प्रकाश विद्रोही डाटा के बड़े मजबूत व्यक्ति हैं, इनके पास डाटा होगा 10 साल का पिछला जो कांग्रेस कार्यकाल था, उसमें 1100 साल का 10 साल का आंकड़ा नहीं गिना पाएंगे। और मैं कहता हूं हमारी अब तक की 8 साल तक की जो पेमेंट किसान के खाते में गई है वो बीमे के रूप में, मुआवजे के रूप में, वो 1100 करोड़ रुपया परिणत गई है। ये छोटा परिवर्तन नहीं है। हमारे यहाँ गरीब कल्याण के लिए जो मकानों की स्थिति है, कितने गरीबों को मकान मिल रहे हैं, कितने लोगों को रोजगार मिल रहे हैं। चौधरी देवीलाल जी एक नीति लेकर आए थे, मुझे याद है, मैं पढ़ता था, हर घर को एक नौकरी देंगे। उनकी कल्पना नहीं कर पाई, चाहे टेक्नोलॉजी का भाव हो या योग्यता का भाव हो, कुछ भी हो, सोच अच्छी थी लेकिन कर नहीं पाए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने हरियाणा में एक ऐसी व्यवस्था खड़ी करके कि 5% कृपांक देकर उस गरीब परिवार का जिसका मुखिया नहीं है या उसका आर्थिक स्थिति उस परिवार में कोई नौकरी नहीं है, ऐसे लोगों को अवसर देने का काम किया। जो ठेकेदारी प्रथा कांग्रेस अपने समय में टीचर्स में, डॉक्टर्स में, मजदूरों में सब में खड़ी करके गई थी और कैसे कैसी स्थिति कर दी थी, उनका ठेकेदार कैसे शोषण करते थे, हमने कौशल विकास निगम के माध्यम से उनकी गारंटी सिक्योरिटी खड़ी की है। भाई तत्कालिक होंगे, 2, 4, 5 महीने के लिए आएंगे, साल 6 महीने के लिए कुछ वैसे किसी काम के लिए किसी को लिया होगा, लेकिन शोषण नहीं होगा। वो सरकार की नजर में उसका हर बेनिफिट आता हूँ। शत्रु शास्त्री आता हूँ, फिर से आपके पास आता हूँ। आज एक मिनट के बाद, आज हॉस्पिटल्स में यदि हम जाकर देखेंगे तो हॉस्पिटल्स की ओपीडी ये बात का गवाही देगी कि हरियाणा की सरकार के माध्यम से जो एक गरीब को एक सस्ता जो आपको एक इलाज मिलना चाहिए था, समय पर मिलना चाहिए था, निःशुल्क मिलना चाहिए था, उसकी लाइनें आपको बताती हैं कि हॉस्पिटल्स में आज की स्वीकृति बढ़ रही है। ठीक है, कमाल केवल शास्त्री जी फिर से आता हूँ आपके पास और चीजें कहिएगा आप। वेद प्रकाश विद्रोही जी
शास्त्री जी कह रहे हैं कि सब ठीक है और आप तमाम इशू गिना रहे हैं। दुर्गेश जी, मैं आज केवल सरकार के ही आंकड़े दूंगा। भाजपा को 8 साल 4 महीना हो गया सत्ता में हुए जी। इन्होंने प्रदेश को बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया। और जब हम कहते हैं तो कहते हैं आंकड़े गलत है, ये तो कांग्रेसी एजेंसी है। चलो भाई, इनके तो आंकड़े गलत है, पर मुख्यमंत्री जी के तो आंकड़े सही होंगे। मुख्यमंत्री का परिवार पहचान पत्र सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट है। अभी मुख्यमंत्री जी ने आंकड़े जारी किए हैं कि हरियाणा के अंदर 2,80,00,000 लोगों का हमने परिवार पहचान पत्र बनाया, जिसके अंदर 1,22 लाख लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। अर्थात हरियाणा के 45% लोग गरीबी की रेखा के नीचे जी रहे हैं। ये हरियाणा ने इन्होंने विकास किया है। और जब गरीबी की रेखा के नीचे 45% है तो इसका मतलब है प्रदेश में बेरोजगारी और अर्ध बेरोजगारी भी है। फिर ये कहते हैं हमने किसानों का बहुत भला किया। अभी 15 दिन पहले मोदी जी की सरकार ने किसानों पर एक आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी करी। उसमें बताया कि देश के अंदर जहां 78,000 रुपए प्रति किसान कर्ज है, वह हरियाणा के अंदर 1,82,000 रुपए का कर्ज है। ये इन्होंने किसान की हालत बनाई। ये बोले हमने किसान आय दुगनी कर दी, पर इन्होंने जो संसद में आंकड़ा प्रस्तुत किया उसके अनुसार मोदी राज के अंदर 7.5% किसान की आय कांग्रेस राज की तुलना में घट गई। ये कहते हैं कि हमने बहुत ज्यादा सशक्त बना दिया प्रदेश को, हमने व्यवस्था नहीं कर दी, हमने बहुत ज्यादा किसान का भाव दे दिया। शास्त्री जी, आप भी यहीं के हैं, दक्षिणी हरियाणा के, मैं भी दक्षिणी हरियाणा का हूं। आपने छोड़िए पुरानी बात, आपने भावांतर योजना के तहत अभी हमारा बाजरा खरीदा था। अब तक 70,000 किसानों का 100 करोड़ रुपए सरकार ने भावांतर योजना के तहत अभी तक नहीं दिए हैं। महीने हो गए 4, और पिछले साल के 20,000 किसानों के नहीं दिए। आपके महेंद्रगढ़ जिले के अंदर और मेरे रेवाड़ी जिले में, और जिलों की बात ही नहीं कर रहा क्योंकि ये तो आपको पता है। मैं पूरे हरियाणा की कहूंगा तो आप पता नहीं। आप रेवाड़ी के, महेंद्रगढ़ के, अहिरवाल के ही हैं। आपको 2020 का जो किसानों की फसल खराब हुई थी, 2021 की जो फसल खराब हुई थी और 2022 के थे, उनका मुआवजा तक भी नहीं मिला है। आप बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, हमने मेडिकल सुविधाएं बना दी, फलानी बना दी। हरियाणा के अंदर वही 6-7 जो मेडिकल कॉलेज कांग्रेस के जमाने में फंक्शनल थे, वही आज भी फंक्शनल है। आपका 9 साल 8 साल 4 महीने में बनाया हुआ एक भी मेडिकल कॉलेज अभी तक फंक्शनल नहीं हुआ है। आपने कहा लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। अगर आपके पास टाइम हो तो दुर्गेश जी, मैं पूरे हरियाणा की इनके पास डिटेल दे देता हूं कि हरियाणा के अंदर कितनी स्वास्थ्य सेवा लेक्चर है। इनके 45% से ज्यादा डॉक्टर ही नहीं है, स्टाफ नहीं है, नर्सिंग नहीं है, दवाइयां नहीं है। जब सरकारी, वो तो सरकार ने रिपोर्ट जारी करी, मैंने तो की नहीं। जब इनका खुद का मानना है ये तो हमने बहुत रोजगार दे दिए। जब भी आपके डिबेट पर आते थे, मैं कहा करता था कांग्रेस ने 80-85 हजार नौकरियां दी। ये बीजेपी के लोग शुरू होते थे 10,000, 15,000 और 30,000 पे खत्म कर देते थे। परसों ही मुख्यमंत्री जी ने पूरा डाटा नौकरियों का फिर दिया है कि भाई HSC में कितनी भर्ती हुए, HPSC में कितने भर्ती। उन्होंने फुल डाटा दिया है कि कांग्रेस के जमाने में 86,000 नौकरियां भर्ती हुई थी और 9 साल में, और अभी तक हमने 8 साल के अंदर हमने भर्ती किया है 1,01,000। और उन्होंने पूरा डाटा मुख्यमंत्री जी ने परसों ही दिया है। तो अब ये 86, क्योंकि उन्होंने हमारा डाटा पार कर लिया 86,000 वाला, 1 लाख पे पहुंचे तब ये सही डाटा अभी टाइम है इनके पास, हो सकता है कि और भी भर्तियां करें। अरे आपने 3 लाख करोड़ का कर्जा किसान हरियाणा को प्रहलाद दिया। जो कर्ज हमने 70,000 का छोड़ा था। वेद प्रकाश विद्रोही जी, आता हूं आपके पास फिर से आता हूं। वेद प्रकाश विद्रोही जी, आता हूं आपके पास फिर से। 26,000 रुपया बिजली बोर्डों का भी करते, चलो मैं वो भी मिला लेता हूँ। फिर से आता हूं आपके पास। 96,000 रुपया था, 96,000। आप अच्छे आंकड़े दे रहे हैं, फिर से आता हूं आपके पास। 3.5 गुना आपने प्रदेश में कर्ज बढ़ा दिया
और आप मुझे बता दो, सेंट्रल जो प्रोजेक्ट है रेल के और सड़कों का, उसके अलावा आपने हरियाणा का विकास किया, ये पैसा कहाँ गया? आप जीन गए मेरे भाई, आप आगे मेरे भाई, आप भ्रष्टाचार। विद्रोही साहब, आता हूं आपके पास, फिर से आता हूं। ओंकार सिंह जी, शत्रुघ्न शास्त्री जी कह रहे हैं कि सब ठीक है, वेद प्रकाश विद्रोही जी आंकड़े दे रहे हैं, कह रहे हैं कुछ भी ठीक नहीं है। आपका क्या कहना है? देखिए पांडे जी, लोकतंत्र में 5 साल के बाद जो चुनाव होते हैं ना, तो जनता इम्तिहान लेती है सरकार का, किसी भी सरकार का, और उसकी कसौटी पर खरा उतरता जब व्यक्ति को पता लगता उसने कितना काम किया। काम तो उन्होंने इतने किए, 47 से 40 पर आ गए, और अब 40 से 4 भी नहीं रहेंगे, सिंगल डिजिट में सिमटेंगे। ये मैं आपको तथ्य दे रहा हूँ, नोट कर लेना, आज का समय टाइम नोट कर लेना। 2024 में जब बैठेंगे इसी मुद्दे पे आ जाना, 4 नहीं रहेंगे इनके, क्योंकि ये झूठ के पुलंदे हैं। आंकड़ों से किसी जनता का पेट नहीं भरता। ये कह रहे मेडिकल अस्पताल जो सरकारी है वहां पे ओपीडी बढ़ी है, मैं मानता हूं बढ़ी है ओपीडी, उसका कारण तो सुनिए। किसी भी व्यक्ति के परिवार में कोई व्यक्ति अगर बीमार होता है तो सबसे पहले वो देखता है मैं प्राइवेट कौन से अस्पताल में लेके जाऊं, क्योंकि सरकारी अस्पताल में तब जाता है जब उसकी जेब ठन ठन गोपाल होती है, खाली होती है जेब, व्यक्ति की पेइंग कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। आता हूं, सरकारी अस्पताल में जाना उनकी, और ये तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। एक बात कहूंगा मैं, जब कोई व्यक्ति, देखिए हम तो सिख लोग हैं, हजामत नहीं होती। जो व्यक्ति हजामत कराने जाता है, वो हजामत करने वाले जब पूछते हैं ना, नहीं मेरे बाल कितने बड़े हैं, वो कहता है 2 मिनट रुक जा फिर सामने ही गिरेंगे। तो इनके सामने गिरेंगे, 1 वर्ष रह गया, 8 बजट दे चुके हैं, 9वां बजट है। मेरे को ये तो बता दें, 9 बजट में इन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कहने को तो 0 टॉलरेंस है, लेकिन गृह मंत्री के क्षेत्र बला में ही भ्रष्टाचार चरम पर है। ये बता तो दें भ्रष्टाचार को कैसे नियंत्रण किया। इनके कंट्रोल में कुछ नहीं है। ये जो आंकड़े देते हैं ना, आंकड़े भी इनके झूठे होते हैं, क्योंकि इनको पता है दूसरा प्रवक्ता साथी वो आंकड़े लेकर भी बैठा, उसको कंटेंट नहीं कर सकता। ये झूठे आंकड़े देके जनता को बरगलाते हैं। ये मेरे भाई कहते थे परिवार पहचान पत्र, परिवार पहचान पत्र में गलतियां भी मालूम है आपको। 2 महीने के बच्चे की आय 70,000 रुपए भी दिखा रखी है। अब प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, इनका तो परिवार है नहीं, इनका परिवार पहचान पत्र क्या बनेगा? क्या आधार कार्ड का परिवार पहचान पत्र है? गृह मंत्री का भी परिवार नहीं है। इनको परिवार के बारे में कुछ नहीं मालूम, नौकरी की बात करते हैं। आज तक इन्होंने जितने भी पेपर लिए उनमें से अधिकतर, दुर्गेश जी आप ही बता दीजिए, लीक हुए कि नहीं हुए? अच्छा, जब कोई बात होती है इनको बस नेहरू का भूत चढ़ जाता है, गांधी का भूत चढ़ जाता है, ये कांग्रेस के काल में चले जाते हैं, बात इनसे आज की करते हैं और चले जाते हैं भूतकाल में। 2014 से पहले ये तो मानते ही नहीं है कि भारत था, आजाद थे। अरे भाई, वाजपेयी साहब की सरकार भी लोकप्रिय सरकार थी, हम भी उसमें शामिल थे, उसमें भी बीजेपी की सरकार थी, वो बीजेपी की सरकार थी, आज मोदी की सरकार है, दोनों में अंतर ही है। लेकिन इनको कुछ नजर नहीं आ रहा। आज जनता ट्राई कर रही है। आप किसी भी वर्ग को देख लीजिए, 13.5 महीने किसानों को सड़कों पर बिठा कर रखा, और ये कहते हैं उसका असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि मोदी जी आए चमत्कारिक रूप से, उन्होंने बोला हमारे से गलती होगी, हम आपको समझा नहीं पाए। ये इनकी उपलब्धियां हैं। आप कहीं देख लीजिए, पेट्रोल और डीजल 2014 में किस रेट पे था, आज किस रेट पे है। कर्ज को लेके एक बार अपनी बात समाप्त करूंगा। 2004 में जब इनेलो की सरकार थी, ऑन द रिकॉर्ड शास्त्री जी देख लेना, 2000 करोड़ रुपए सरप्लस था बजट में, और आज 3 लाख करोड़ के करीब पहुंच चुके हो आप। ये कर्ज लेके देसी घी पीना बंद कर दीजिए, खिला नहीं रहे जनता को, आप खुद ही पी रहे हो, कर्ज लेके देसी घी पी रहे हो। सिर्फ जनता के धन की बर्बादी और भ्रष्टाचार का बोलबाला है, और क्या है ये तो समय बताएगा। लेकिन एक बात कहूंगा, 24 फरवरी से जो परिवर्तन पद यात्रा आपके द्वार आ रही है, दरबार नहीं लग रहा शास्त्री जी, यहाँ 8000 लोग दरबार में नहीं आएंगे। 8000 लोग अगर कहीं खड़े होने की अम्बाला कैंट में व्यवस्था है तो मेरे को बता दो 8000 लोग खड़े कहाँ हो सकते हैं? बैठने की तो छोड़ दीजिए, खड़े होने की जगह नहीं है, लेकिन दरबार में 8000 लोग आ रहे हैं।
इसका मतलब ये भी तो है, अगर आपकी बात सही मान लें 8,000 लोग आ रहे हैं तो इसका मतलब जनता में तो बहुत त्राही हो रखी है, दुखी है जनता। एक एक दिन में 8-8 हजार पे लोग शिकायत लेके आ रहे हैं और उनमें से ज्यादातर शिकायतें किसकी है? पुलिस का विभाग किसका है? गृह मंत्री का। अपने ही विभाग की शिकायतें 8,000 सुन रहे हो, इसका मतलब आप फेल हो, आपको सत्ता का प्रयोग सही नहीं आ रहा, जनता दुखी है। ठीक है, सोशल ओंकार सिंह जी जवाब ले लेते हैं। जो प्रधानमंत्री की कमेटी ने दिया, एक मिनट, इनसे यह जरूर पूछना, प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति सुखी है, मजे ले रहा है, लेकिन सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स जो प्रधानमंत्री की कमेटी ने दिया, हरियाणा का 36वां नंबर आया। उस सारी बातों का जवाब ले लेते हैं सत्र शास्त्री जी से। शास्त्री जी जवाब दीजिए। देखिए दुर्गेश जी, अब आंकड़ों में खिलने की वस्तु स्थिति मैंने कहा ना कि वो हाय हाय कहाँ सुनती है। जब आप किसी के दुख दर्द में जाओगे वही बुलाएंगे आपको, तो वो केवल वही सुनाई देगा। ब्याह शादी की स्थिति अब रही नहीं तो आपको सहनाई तो सुनेगी नहीं, इसलिए आपको वो सब चीजें ध्यान में आती हैं। आपको मैं 2-4 नोते हरियाणा के दक्षिण अहिरवाल के देता हूँ। ओंकार जी आप आइए अहिरवाल में, और जब आप अम्बाला से चढ़ेंगे तो मात्र 3 घंटे में नाथ रोड पहुंचेंगे। आप 3 घंटे में नाथ रोड में पहुंचेंगे। वो कमाल भारतीय जनता पार्टी की शासन व्यवस्था का है। जब एक दिन लगता था आपके अम्बाला पहुंचने पे नांगल चौधरी के व्यक्ति को, आज 3 घंटे में पहुंच जाता है। और उस समय की जब आप रोड पर चलोगे आपकी गाड़ी से, तो आपको फीलिंग होगी जैसे मैं हवाई जहाज में चल रहा हूँ। तो जरा चलना फिरना सीखो, लोगों के बीच जाना सीखो, तब आपको महसूस होगा कि जनता में दुख दर्द नहीं है। दुख दर्द तो उन भाइयों को है जिनको सत्ता के समय जो चटकारे खाए थे, जो लूट खसुट की थी, जो परिवार आपकी बात करते हो कि मोदी जी मनोहर जी के पास परिवार नहीं, वास्तविक नहीं है। लेकिन परिवार के दुख को समझना और दुनिया के लोगों को अपना परिवार समझना, और जब सत्ता हो तो केवल अपना परिवार दिखना, इन दोनों चीजों में अंतर होता है विद्रोही जी। सत्ता जब आए तो मेरा ही परिवार दिखे, और जब सत्ता है जो सब सारी जनता अपना परिवार बने, ये दोनों बातों में बड़ा अंतर है। इसलिए परिवार पहचान पत्र के माध्यम से एक परिवार नहीं दिखता, उसमें हरियाणा का एक परिवार दिखता है, हरियाणा के सब लोगों का सुख दुख दिखता है। और जो आंकड़े विद्रोही जी सरकार के बता रहे, उसके अंदर आपके वो आंकड़े थे जो गेस्ट टीचर्स के रूप में लगे थे। जो सरकारी रिकॉर्ड मिलेगा तो हमने जो आज तक बताया वही मिलेगा। और यदि हम कौशल विकास की बात करेंगे तो आपसे कई गुना ज्यादा चला जाएगा। धैर्य सुनिए, धैर्य सुनो, धैर्य सुनो, धैर्य सुनो, सुनो सुनो सुनो। आता हूँ जयप्रकाश विद्रोही जी, आपके पास फिर से आता हूँ, जवाब दीजिएगा। हाँ, मैं कह रहा हूँ आपको जब आपका समय मिलेगा तो जरूर बताइएगा, लेकिन मैं जो आंकड़ों की विश्वसनीयता बताता हूँ। आपकी कौन सी ऐसी भर्ती है कांग्रेस समय की जिसको हाई कोर्ट में चुनौती ना मिली हो और चुनौती ने उसको रिजेक्ट ना किया हो? क्या दिखाई देता है? आपने 80,000 उन लोगों को लील कर दिया। आपने यदि आपकी 80,000 की भी मान के चलो तो 80,000 परिवारों को लील कर दिया आपने। जिन परिवारों के लोग योग्य थे वो परिवार आपको दिखाई नहीं दिए, और जो आपके चाटुकार थे या आपके सिपले सार वो अपने नोट जेबों के अंदर भर रहे थे नोट जिस समय, उसके आधार पर आपको नौकरी आपने दी है। इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट तक जाकर कांग्रेस के समय की भर्तियां रद्द हुई है। हरियाणा सरकार के पिछले 8 साल से एक भी भर्ती कैंसिल नहीं हुई, और बल्कि हाई कोर्ट ने तो चंडीगढ़ में तो ये कहा कि ये जो सोशल कृपांक दिया है, जो सामाजिक एक जागरण के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए जो 5 अंक आपने दिए, ये देश की पहली व्यवस्था है जिससे कि गरीब को न्याय मिल रहा है। ये व्यवस्था है खड़ी करने की। आपको यदि कहीं नजर नहीं आएगा तो मुझे लगता है क्योंकि आपके समय में परिवार तो दिखाई देते थे लेकिन अपना परिवार दिखाई देता था। आज परिवार हरियाणा का एक परिवार दिखाई देता है। इसलिए आज बिजली की क्या स्थिति है? आज बिजली कितने घंटे चलती है? आप लोगों ने बिजली को एक राजनीतिक हथियार, लूट का तंत्र बना दिया था। हम आएंगे फ्री करेंगे, हम आएंगे फ्री करेंगे, और आएंगे जब फ्री कहां से, जो उपलब्धि नहीं होती थी। आज आपको हरियाणा के 24 घंटों के अंदर 5,000 से ऊपर गांवों के अंदर 24 घंटे में बिजली जा रही है।
आज का शास्त्री जी, युवा आपको जो है, रोकना इस बात चाहूंगा। के लिए आश्वस्त रहता है कि मुझे नौकरी लेट से मिलेगी, लेकिन मेरी जगह किसी को नहीं मिलेगी। ये गारंटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती है। ठीक है, वेद प्रकाश विद्रोही जी, शास्त्री जी ने मैं शास्त्री जी को पहले आंकड़े बता देता हूं, और आपका मुख्यमंत्री असत्यवादी है या मैं असत्यवादी हूं, या आप अपने मुख्यमंत्री से ही पूछ लेना। उन्होंने जारी किए, मेरे नहीं है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में कांग्रेस ने 2005 से 2014 तक 50,766 कर्मचारियों की नियुक्तियां की। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए यार शास्त्री जी, सुन लीजिए ना, फिर आता हूं आपके पास, फिर आऊंगा। अब सुनिए ना, और मुख्यमंत्री से पूछिए कि ये आपके आंकड़े हैं या विद्रोही के आंकड़े। सुनिए भर्तियों को, अरे सुनिए तो सही, सुनिए तो। अभी आप सुनिए, अब दुर्गेश जी अभी ये सुनने को तैयार नहीं है। शत्रुघ्न शास्त्री जी, आता हूं आपके पास, फिर से आऊंगा, फिर से जवाब दीजिएगा आप। तो सुनने को तैयार नहीं। मैं तो मुख्यमंत्री के दिए, परसों दिए हैं मुख्यमंत्री ने। पूछ लेना मुख्यमंत्री से जाकर कि उनके आंकड़े हैं या विद्रोही के आंकड़े हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में कांग्रेस ने 50,766 कर्मचारियों की भर्ती की, नियुक्ति की। हरियाणा स्कूल शिक्षक भर्ती बोर्ड परमानेंट कर्मचारियों के लिए बनाया था, स्कूल शिक्षक भर्ती बोर्ड जी। सुन लीजिए, फिर वो बीच में बोल रहे हैं सर। दुकान के अंदर आपने भर्ती की। शास्त्री जी, आता हूं आपके पास, फिर से आता हूं, आप जवाब दीजिएगा प्लीज शास्त्री जी। ऐसे आप दोनों लोग एक साथ बोलेंगे तो कुछ भी क्लियर नहीं होगा। मुझे नहीं, जब एसएस बोर्ड था तो अध्यापक, अब इनकी बात मैं चुप हो जाता हूँ जी। शास्त्री जी बोलिए, उनको बोलने दीजिए प्लीज। शिक्षक भर्ती बोर्ड जिसके अंदर परमानेंट नियुक्तियां हुई थी, परमानेंट 20,770 अध्यापकों की। हरियाणा लोक सेवा आयोग 5,426 अधिकारियों की नियुक्ति हुई। हरियाणा पुलिस भर्ती बोर्ड उसके हुए 1100 परमानेंट भर्ती। और भाजपा ने किए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग 96,934, हरियाणा लोक सेवा आयोग 4,235 और कुल 1,01,149। ये आंकड़ा परसों मुख्यमंत्री ने दिया। अब ये कहते हैं कि भाई इन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। अरे डाडम तो आपसे बिल्कुल 50 किलोमीटर भी दूर नहीं होगा। 5,000 करोड़ का घोटाला हुआ, अवैध खनन रोज हो रहा है। नूह के अंदर डीएसपी की हत्या की और घरौंडा के अंदर हत्या दोबारा कोशिश की, वो बेचारा बाल बाल बच गया। घरौंडा के अंदर पास आपकी जो नदी है, यमुना नदी, उसकी धारा तक आपने बदल दी। आपके यहाँ अवैध खनन के ऊपर जो हमारा एनजीटी है, आपके बिल्कुल पड़ोस के अंदर है डाडम, उसके ऊपर 100 करोड़ का जुर्माना लगाया। आपके जिले के अंदर, दादरी के अंदर और महेंद्रगढ़, दादरी, भिवानी के क्रैशरों पर अभी एनजीटी ने 70 करोड़ का जुर्माना लगाया अवैध का। आप जिसका जो ट्रक ओवरलोडिंग का घोटाला 120 करोड़ का घोटाला, जब आपके खुद के मंत्री थे श्री ओम प्रकाश धनखड़, पंचायत मंत्री, उन्होंने खुद चिट्ठी लिखी 120 करोड़ का हुआ। 100 करोड़ का छात्रवृत्ति घोटाला हुआ। आपके राज्य के अंदर शराब घोटाला हुआ। आपके राज्य के अंदर रजिस्ट्री घोटाला हुआ। आपके राज्य के अंदर धान घोटाला हुआ। आपके राज्य के अंदर गेहूं घोटाला हुआ। आपने हरियाणा के 45,000 टन गेहूं चढ़ा दी, मतलब वो सड़ा दिए व्यापारियों, इन शराब कारखानों के व्यापारियों से मिलकर। आपके राज्य के अंदर HPCSC के अधिकारी जो आपने डिप्टी सेक्रेटरी लगा रखा था, जो 2004 में नियुक्त हुआ था चौटाला राज्य के अंदर, पर वो हमने रोक दी थी। 2016 में आपने उन अधिकारियों को नियुक्ति दी और 2016 में नियुक्ति मिलते ही उस अधिकारी को आपने IAS की जगह लगा दिया डिप्टी सेक्रेटरी, जो उसके अधिकार, जो उसका वो सीनियरिटी में भी नहीं बनता था, उसको जेल हुई। अब वो 10 दिन पहले वापिस आया है। आपका जो हरियाणा चयन आयोग है, उसके 12 कर्मचारियों को सजा हुई। आपने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के जो चेयरमैन थे, जो आजकल आपने मुख्यमंत्री का राजनीतिक सलाहकार लगा रखा, उसको सस्पेंड किया। आता हूं आपके पास, फिर से आता हूं, चेयरमैन था, फिर से आता हूं, अंगार सिंह से भी जवाब ले लेते हैं। घोटाला है जी, आता हूं आपके पास फिर से, दुर्गेश जी आपके पास फिर से आता हूं।
कोई बात नहीं। ओंकार सिंह जी, वेद प्रकाश विद्रोही जी पूरे आंकड़े गिना रहे हैं, बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं जी। और सत्यव्रत शास्त्री जी अपने आंकड़े दे रहे हैं, आप क्या कहेंगे? दुर्गेश जी देखिए, हम तीनों भाई हैं। प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी यही है कि अपनी पार्टी के जो मुख्य कार्य हैं उसको जनता के सामने लेके जाए। बिल्कुल। लेकिन एक बात मेरे को समझ नहीं आती, जब भी कोई विपक्षी पार्टी का प्रवक्ता आंकड़े दिखाता है तो बीजेपी वाले डिबेट को खराब करने की कोशिश करते हैं। शास्त्री जी, आपको नहीं कह रहा हूं, कृपया अपने पे पर्सनल ना लीजिए, लेकिन वो डिबेट को खराब क्यों करने की कोशिश करते हैं? जनता के सामने आप भी बोलिए, हम भी बोलेंगे। जनता ने निर्णय लेना है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। पांडे जी, इन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2022 तक किसान की आय दुगनी कर देंगे जी। तो शास्त्री जी, दुगनी होगी आय उसकी? आज उसकी आय दुगनी नहीं हुई, लेकिन उसका खर्चा दुगना जरूर हो गया। उसका खाद, बिजली, डीजल, इक्विपमेंट का खर्चा, इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन, इसका अगर लागत बनाएंगे तो लागत तो उसकी डबल हो चुकी है, लेकिन आमदन डबल नहीं हुई है। ये झूठ कब तक चलेगा? देश पूछना चाहता है, प्रदेश पूछना चाहता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2022 तक प्रत्येक व्यक्ति को घर, प्रत्येक घर में नल और प्रत्येक नल में जल होगा। ये कहा था कि नहीं कहा था शास्त्री जी? आप बता दीजिए, क्या ये समस्याएं खत्म होगी? क्या प्रत्येक व्यक्ति के पास घर है? आज घर में नल है और नल में जल है। आप झूठ बोलते हो, झूठ की राजनीति करते हो। इनके प्रवक्ता साथी कहते हैं हमने 11 करोड़ शौचालय बना दिए। दुर्गेश जी, आप सोचिए, 11 करोड़ शौचालय बना दिए इन्होंने। इसका मतलब पहले हमारे पास शौचालय था ही नहीं। बड़ी अजीब बात करते हैं। ये सिर्फ और घोटालों की सरकार है। ये बात करते हैं नौकरियों की, इन्होंने पक्की नौकरी नहीं दी। इन्होंने जो ठेका प्रथा थी इनके राज में भी थी, अभी खत्म करी है इन्होंने। शास्त्री जी, गलत कहूं तो बता देना। आपने अभी कौशल रोजगार निगम 1 साल पहले ही बनाया, उससे पहले ठेका प्रथा ही चल रही थी। यहाँ पे भी कौशल रोजगार निगम में इन्होंने भर्तियां नहीं करी। पांडे जी, जो ठेके वाले व्यक्ति थे, जो ठेकेदार के आदमी थे, उसी के आदमी इन्होंने कौशल रोजगार निगम में एनरोलमेंट कर दिए और दिखा दिया हमने इतनी भर्तियां कौशल रोजगार निगम में की। एक नई योजना लेके आए, इस बारे में तो इनको सैल्यूट भी करना पड़ेगा। योजनाएं बहुत लाते हैं, एक तो कभी स्मार्ट सिटी, कभी बुलेट ट्रेन, कभी गंगा साफ, कभी नदियों को जोड़ने की योजना, अनगिनत योजना लेके आते हैं और फिर भूल जाते हैं। अभी सक्षम की योजना लेके आए हैं, ग्रेजुएट बच्चे को 6,000 रुपए महीना। इतने पैसे कहां ले जाएगा बच्चा? 6,000 रुपए महीना। ग्रेजुएट बीकॉम किया हुआ बच्चे, देखिए जाके किसी नगर परिषद में, नगर निगम में, बीकॉम किए हुए बच्चे, बीटेक किए हुए बच्चे 6,000 रुपए में भर्ती कर लिए इन्होंने। और क्या कहते हैं, हम तो इनको मान दे रहे हैं और इनसे काम करवा रहे हैं ताकि अपने आप को गिल्टी फील ना करें। शास्त्री जी, थोड़ा सोचिए, युवा पीढ़ी के बारे में सोचिए। ये प्रवक्ता पद तो आता रहेगा, जाता रहेगा, पार्टियां भी अपनी जगह रहेंगी, थोड़ी प्रदेश की जगह देखिए। प्रदेश के व्यक्ति का सोचिए, अपनी अंतरात्मा की आवाज से सोचिए। जो ये कह रहे ना हमें शादियों के निमंत्रण मिलने बंद हो गए, आप आके अम्बाला देखिए स्थिति क्या है हमारी। मैं निमंत्रण देता हूं, आज ही आइए, मैं आपको रिसीव भी करूंगा यहाँ पे। आपने तो निमंत्रण दिया नहीं, आपने ना समय बताया ना टाइम बताया। मैं आऊंगा, बुला लेना मेरे को, लेकिन कम से कम जनता का सोचिए। ये सत्ता आनी जानी है, 2024 में पछताओगे आप। ओंकार सिंह जी, आता हूं, फिर से आपके पास आता हूं। आखिरी शास्त्री जी, जवाब दीजिए। आपका 9वां, ये आखिरी ही बन जाएगा। 9वां बजट आपका आखिरी ही बन जाएगा। आप एक चुनावी बजट ही लेके शास्त्री जी जवाब दीजिए। ओंकार सिंह जी, रोकना चाहूंगा आपको। देखिए दुर्गेश जी, इन सब विषयों की यदि हम समीक्षा करके अंतिम रूप में चलेंगे तो ध्यान में आएगा विपक्ष जिन आरोपों को आरोप लगा रहा है वो आरोप उनके समय के से आरोप लगते हैं। हमारी सरकार इन तमाम जो आरोप आप विद्रोही जी ने लगाए या ओंकार सिंह जी लगा रहे हैं, ये सब उन मुख्यमंत्री की अपनी योजना और अपनी विजिलेंस के आधार पर की गई कार्रवाइयां हैं। ये कार्रवाई कांग्रेस के किसी व्यक्ति या अफसर के अपने स्वयं की विवेक नहीं, वो अफसरों को भी ये गाइड किया गया कि आपको कहीं भी किसी भी सूरत में किसी चीज से समझौता नहीं करना। ये एकमात्र हरियाणा ऐसा प्रांत है जिसके मुख्यमंत्री बिना लाग लपेट के और तमाम प्रकार की जो शासन सत्ता की ताकत अफसर के हाथ में होती है
उसके आधार पर कार्रवाई करते हैं। इसलिए बड़े से बड़े व्यक्ति और बड़े से बड़े अफसर के गले तक हाथ पहुंचता है। ये सरकार की पारदर्शिता है और भ्रष्टाचार के प्रति अपनी लड़ाई है। इसलिए इसको घोटालों के लिए नहीं कहेंगे, इन सब गतिविधियां भी होती है, क्योंकि सरकार की नाक के नीचे होने वाले भ्रष्टाचार को विद्रोही जी ने एक बार भी नहीं बताया कि आपके समय किस प्रकार से गरीब और पढ़े लिखे लोगों की जगह कैसे आपने चहते लोगों की भर्ती कर दी। सुप्रीम कोर्ट तक 10-10, 12-12 साल सर्विस करने के बाद उनको हाथ धोना पड़ा और मजबूर में सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने उन सब प्रत्याशियों को दोबारा से मौका दिया। बहुत से भाई साहब के कहने से उन अपॉइंटमेंट्स के रिटर्न वर्क में या उसकी प्रक्रिया में शुरू नहीं हुए, अजगत बैठ गए, लेकिन कुछ योग्य थे वो दोबारा से भी भर्ती ये हमने किया है। इस शासन व्यवस्था का दोष नहीं, दोष आप लोगों के समय खड़ी की गई व्यवस्थाओं के कारण से था, जिसके कारण से समाज में अविश्वास था। आप लोगों की जो कार्य पद्धति थी उससे लोग नाक में दम आ गया था कि आपको अपने अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। आज यदि भ्रष्टाचार कोई करता होगा तो वो छुपने की जगह नहीं मिलती होगी, उसको कोई सिफारिश नहीं मिल रहा होगा ढूंढने से कि मैं विद्रोही जी को कह के और हुड्डा साहब से मैं ये करवा दूं, या ओंकार सिंह जी को ले जाके मैं चौटाला साहब से ये करवा दूं। आज हरियाणा के किसी राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति की ये हिम्मत नहीं कि भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पास जाकर छुटाने का प्रयास करे। ये है व्यवस्था, और इन व्यवस्थाओं को लाने के लिए समय लगता है, ताकत लगती है, पीढ़ियां बदलती है। इसके साथ हमने जो कुछ काम किया है उससे जनता संतुष्ट है। आज के आपके चाहे कितने भ्रष्टाचार बताइए, ये भ्रष्टाचार नहीं, ये सरकार के द्वारा की गई कार्रवाई का परिणाम है कि ऐसे चोर लोग जो चोरी से, क्योंकि आपने आंकड़े बताए अभी कि आपने अफसर कितने भर्ती किए, हमने अफसर कितने भर्ती किए, वो आपके अफसर जो भर्ती किए थे वो किस पैमाने के थे, ओंकार सिंह जी किस प्रकार की भर्ती करके गए थे अफसरों को। भैया हमारे यहाँ हटाने की व्यवस्था नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब जाते हैं तो निर्णय अलग होता है, लेकिन वो अफसर क्या क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो आपकी देन थी इस हरियाणा को। चाहे न कोई टेस्ट था, न कोई इंटरव्यू थी, पहचान थी, तो वो कितने बड़े नेता का घर का बेटा है या रिश्तेदार का बेटा है, ये एक बार की रिपोर्ट नहीं विद्रोही जी, ये अखबारों में छपी छपाई रिपोर्ट है कि जब आपके यहाँ भर्ती की लिस्ट आउट होती थी, पहले दिन एक प्राइवेट लिस्ट जारी हो जाती थी, फलाने का दामाद, फलाने की बेटी, फलाने का बेटा, फलाने का साला अफसर भर्ती हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये अखबार की कटिंग कह रही थी उस समय के तत्कालीन अफसर। शास्त्री जी आता हूं आप भी देखेंगे तो भी आपको वो दिखाई देगा। और इस 8 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति के ऊपर यदि कोई परिवार का बच्चा लगा भी होगा तो उसको उसका अड़ोसी पड़ोसी ये नहीं कह सकता कि ये इसलिए लग गया कि इसकी अप्रोच थी, वो इसलिए लग गया क्योंकि पढ़ाई। शतरंज शास्त्री जी आता हूं आपके पास। वेद प्रकाश विद्रोही जी, तमाम बातें हुई, लेकिन 2024 में क्या संभावनाएं देखते हैं आप, और फाइनल कमेंट दीजिएगा 1 मिनट में। फाइनल दे रहा हूं जी। दुर्गेश जी, मैंने जितने भी आरोप लगाए हैं ना जी, वो भाजपा सरकार ने नहीं पकड़े भ्रष्टाचार के जी, वो लोगों द्वारा पकड़े गए। आपने तो दबाने के लिए एसआईटी नियुक्त की, और एक भी एसआईटी जो आपने पिछले 8 सालों में नियुक्त की थी, एक का भी रिजल्ट नहीं आया, सब दबा दी गई। एसआईटी बनाने का मतलब है घोटाले को दबाना, और आप कह रहे हैं आपके राज्य में घोटाला नहीं। अरे अभी मैं पुरानी बात नहीं करता, मैं बिल्कुल ताजा बात कर रहा हूं। एचसीएस जुडिशियल की भर्ती जो टॉप पर थे 450 से 550 तक, जिनके 550 से 550 नंबर थे, वो तो आपने इंटरव्यू फेल कर दिए। उनको तो आपने नंबर दिए 9 से लेकर 200 में से 9 नंबर से लेकर 33 तक, 40 तक, और जिनके नंबर थे डाउन जो 450 नंबर थे उनको दे दिए 100। उनको तो आपने जज बना दिया। एक एक व्यक्ति का नाम अगर आप चाहें तो मैं आपको दे सकता हूं, इससे बड़े घोटाले और क्या होंगे। और आपने दुनिया भर के जो दफ्तर बना रखे हैं अपने पार्टी के, ये आसमान के आगे आपके दौलत बस्ती है। जो आपके फटे नंगे संगी घूमते थे, मेरे सब साथी हैं, मैं सबको एक एक को जानता हूं, वो आज रातों रात अरबपति करोड़पति आसमान से बन गए। और अब भाई साहब बात दे रहा हूं दुर्गेश जी आपकी बात, क्योंकि आपका टाइम खत्म होने वाला है। हमारा 2024 का रोड मैप बिल्कुल साफ है। जनता ने तो भाजपा को 2019 में ही हरा दिया था,
इनको 40 सीट दी, विपक्ष को 50 सीट दी। परंतु ये जो ओंकार जी बैठे हैं, इनके भतीजे जो इनसे टूटकर जेजेपी बना ली थी, और उन लोगों ने कहा था कि भाई हम बीजेपी को जमुना पार भेजेंगे, ये बड़ी भ्रष्ट पार्टी है, किसान विरोधी पार्टी है। ठीक है, माफी के साथ रोकना चाहूंगा आपको, समय की कमी है, समय की कमी है। पर उन्होंने नला ओंकार सिंह वापिस हरियाणा कमेंट दीजिए। वो आ गए। अब 2024 के अंदर कांग्रेस एकजुटता से चुनाव लड़ेगी। पिछली बार हमको 31 सीट आई थी, अब की बार हमारी सरकार आएगी, भाजपा की सरकार जाएगी, ओंकार सिंह जी भाजपा हारेगी और विधानसभा में भी हारेगी। ये जी 2024 की जहां तक बात करें, देखिए हमने हर घर में जाने की हमारी योजना है, जनता ने स्वीकार करना है और जनता इस पर स्वीकार करेगी। और सरकार बनते ही हम प्रत्येक घर में एक रोजगार, आपको मालूम है जो हमारी पार्टी कहती है धरातल पर वो पूरा करती है। अभी विद्रोही जी कह रहे थे बहुत विकास किया इन्होंने, बहुत समाज में बहुत सब वक्त व्यक्ति सुखी है, तो इनसे सिर्फ जाते थे एक बात जरूर पूछ लेना, नहीं तो मेरे मन में भी रह जाएगी पांडे जी। इनसे पूछना सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, उसमें 33.04 नंबर आए, 36वें नंबर पर हरियाणा आया। क्या ऐसा विकास बोलते हैं? ऐसा विकास नहीं बोलते। हाँ, हमारे ही परिवार के कुछ लोग थे जो कहते थे ब्याह खट्टर का फोटो मोदी की, जो कहते थे ताई मोदी न्यूज है, मोदी न्यूज है, वो ही इनके पास बैठ के गलती तो हमारे बंदों की है। नहीं तो इनको तो जनता ने विपक्ष में बिठा दिया, 47 से 40 कर दिए, 40 से 4 रहेंगे। आज का दिन और समय नोट कर लेना शास्त्री जी, 40 से 4 ही रहेंगे, पहले भी 2 और 4 होते थे। ये याद रखना, ओंकार सिंह कह के जा रहा है और सच्चे मन से कह के जा रहा हूं। एक बात और कहूंगा, हम प्रवक्ता साथी भाई हैं सारे, जब भी कोई बात बोलती है अंदर से अंतरात्मा तो बोलती है बात गलत है, ठीक है शास्त्री जी आप मेरे को बताना जरूर कि मैंने जो 4 वाली बात कही है वो सत्य है, ये बताना जरूर। ठीक है, शास्त्री जी जवाब दीजिए। देखिए दुर्गेश जी, आपने अच्छी डिबेट, आज मैं तो इस समय पहली बार 1 घंटे की डिबेट में बैठा हूं, आपने अच्छी डिबेट करवाई, लेकिन फ्रस्ट्रेशन के अलावा विपक्ष के पास कोई चीज थी नहीं। इनके कार्यकाल को लोग आज भी याद करके रूह कांप जाती हैं। उनके समय की हरकतें जो गांवों में इनके पाले पोसे जो इनके बंदे थे वो कैसे कैसे करते थे, उनके वो जो घटनाएं थी वो लोग भूले नहीं। आज भी चौराहे पर ब्याह शादी में लगन भात में बैठते हैं तो वो लोग चर्चा करते हैं, भैया ऐसे आते थे ये करते थे, ऐसे आते थे ये करते थे। यानी शासन सत्ता कैसे प्रताड़ित करती है जनता को, इसके उदाहरण तो चौटाला साहब के समय के, और शासन सत्ता अपने परिवारों की तिजोरी कैसे भरती है, ये कांग्रेस के बारे में चर्चा जरूर चलती है। और जनता इन चीजों को जानकर जो एक भूल आपके लिए की थी, उस भूल को दोबारा से करने वाली नहीं है। जो सबको समझने वाला, सबके लिए काम करने वाला वो है। कम से कम मैं अहिरवाल के बारे में तो कह सकता हूँ, अहिरवाल के अंदर कांग्रेस ने और चौटाला साहब ने जो उपेक्षा की थी उसकी भरपाई हमारे इलाके ने इस 8 साल 9 साल में देखी है। अब हम बराबर आए हैं, हम नहीं कर सकते कि इनसे आगे हैं, आज हम बराबर दिखाई देते हैं। तो मैं धन्य मानता हूं मोदी मनोहर की इस जोड़ी को, जिसने दक्षिण हरियाणा के पिछड़े तबके को हटाकर या विश्व स्तरीय सड़क मार्ग, विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतरीन कृषि के लिए जल व्यवस्था का समान वितरण करके एक गरीब और किसान के अंदर जो आत्मविश्वास पैदा किया है वो आगे बनता रहेगा। और निश्चित रूप से तीसरी बार भी हरियाणा के अंदर सरकार भाजपा की बन रही है, इसमें कोई शक नहीं। और निश्चित रूप से मैं आप लोगों का स्वागत करूंगा तीसरी बार के अंदर, जरूर निश्चित रूप से हम हरियाणा की आशा और अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरेंगे। ठीक है शत्रुघ्न शास्त्री जी, काफी अच्छा कंक्लूजन आपने भी दे दिया। तो खास खबर में आज हम चर्चा कर रहे थे किस तरीके से सभी पार्टियां अपनी अपनी चुनावी तैयारियों में लगी हुई हैं। कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो या इनेलो, सभी अपनी अपनी तैयारियों को धार देने में जुटी हुई है। तो फिलहाल के लिए खास खबर में इतना ही। नमस्कार।